सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हम अपने आकाशवाणी सोलापुर केंद्र के कार्यक्रम विभाग प्रमुख सुजीत बंसोड़े जी और अभियांत्रिकी विभाग प्रमुख अर्चिता ढेरे मैडम जी और प्रसारण अधिकारी पाटिल सर, भांबोरे सर और सभी साथियों का भी और मान्यवर अतिथि का भी स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं प्राध्यापक शिवराज पाटिल सर का जो बायोडाटा है उनका परिचय आपको करवा देता हूं। उन्होंने हिंदी विषय में एमए बीएड किया है। अभी वो संगमेश्वर कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। 22 साल की उनकी सर्विस हो चुकी है और विवेकानंद केंद्र जो है कन्याकुमारी का उसकी जो ब्रांच जो शाखा है सोलापुर के वो सक्रिय कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ योग शिक्षक भी है। सोलापुरचा स्वातंत्र्य संग्राम ये जो मराठी किताब है तो उसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है और आपको कहने में खुशी है कि उसका जो विमोचन हुआ था सोलापुर फेस्टिवल में तो वो अनुराधा पौडवाल जी के हस्ते हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उनका संत मीराबाई के बारे में बड़ा अभ्यास है सर जी का। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमें संबोधित करें। अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करें। धन्यवाद। प्रसार भारती के अंतर्गत 1927 से जो प्रारंभ है, शुरू में इसका आकाशवाणी नाम नहीं था। 1957 से इसे आकाशवाणी नाम मिला। कहते हैं कि टैगोर जी ने उसका सुझाव किया था, कोई कुछ और भी नाम सामने आते हैं। कई बार हम आकाशवाणी में आ चुके हैं, आकाशवाणी हमें घर जैसा है, इसलिए एक पारिवारिक माहौल यहां पर देखने के लिए मिलता है। मेरे दाएं और बाएं, इधर मेरे दाईं ओर सम्मानीय अर्चिता ढेरे मैडम बैठी है। उनका संबोधन करते समय मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2-3 दिन पहले ही नारी वंदन बिल पास हुआ हमारे संसद में, राज्यसभा में भी पास हुआ और यहाँ पर नारी शक्ति भी काफ़ी संख्या में है। मेरे भाइयों और सुजीत जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर आइए, तो 10 मिनट में हिंदी के बारे में आपको अपना मंतव्य रखना है। मैंने कहा कि ठीक है, चलिए। आकाशवाणी पर काफ़ी दिनों के बाद बोलने का मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा व्यक्त हो ले, थोड़ा सा कह लें हिंदी के बारे में। और कहने के पीछे मेरी एक धारणा भी थी कि चलो बहुत दिनों के बाद हिंदी की मानसिकता को टटोल लेते हैं। मात्र आम आदमी के बारे में चर्चा नहीं होगी, सम्मानीय लोगों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि उनकी मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। वैसे तो राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके अनेक कारण हैं। उन कारणों का उल्लेख मैं यहां पर नहीं करूंगा, जिस इतिहास को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत एक बहुभाषी देश है और भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना, प्रदेशों की रचना जब हुई, तब से ये सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गए। मेरे ख्याल से 1952-53 की बात है या 56 की बात है। पोट्टलू श्रीराम आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने बहुत बड़ा अनशन किया आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण हेतु, और वो अनशन 56 दिन तक चला। उस वक्त पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे हमारे, और जब अनशन समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु से
पंडित नेहरू घबरा गए और हार कर उनको निर्णय करना पड़ा, चलो आंध्र प्रदेश को बना लेते हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हो गई और तब से लेकर सभी राज्यों की स्थापना होने लगी और प्रश्न उपस्थित हो गया कि राष्ट्रभाषा कैसे बनाया जाए। और जब यह प्रश्न संसद में आ गया, किस भाषा का नाम लें, सबके सामने यह समस्या थी। उस वक्त काफी जांच हुई, टटोला गया, देखा गया, निरीक्षण हो गया, देश में से काफी सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण के बाद हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले आया, सबके सामने आया। लेकिन एक बड़ा मतप्रवाह जो देश में चलता आया है, जिसने सालों से इस देश पर सत्ता अपनी कायम की थी, और वो भाषा जो है गुलामी में सिरमौर थी, जिसे अंग्रेज लेके आए और एक बार उन्होंने केवल सत्ता की गुलामी नहीं, भाषा की भी गुलामी हम पर थोप दी और हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया। भारत एक ऐसा अद्भुत देश है, गुलामी को सहर्ष स्वीकार करता है, स्वतंत्रता को नहीं। और यही मानसिकता हमारे आत्मघात का विषय है, क्योंकि 1980 में एक बार फिर से सर्वेक्षण हुआ कि जिस सर्वेक्षण में भारतीय मानसिकता खुलकर सबके सामने आ गई। कुछ इंजीनियरिंग के लोग थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, कुछ मंत्रालय के लोग थे, कुछ अन्य क्षेत्रों के डॉक्टर वगैरह लोग थे। उनकी मानसिकता को टटोला गया और टटोलने के बाद एक बात सामने आई, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए? काफी विचार हुआ, काफी मंथन हुआ। हमारे जैसे लोग बैठे थे, जैसे आज हम बैठे हैं, लेकिन देश के सम्माननीय वर्ग की वो मानसिकता अभी तक बनी नहीं थी, इसलिए हिंदी को राज्यभाषा ही रखा गया। फिर संसद में पत्र व्यवहार होने लगे, मंत्रालय में पत्र व्यवहार होने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश जो है वो हिंदी में जाने लगा, यहां तक हिंदी पहुंच गई। लेकिन हिंदी को ज्ञान और विज्ञान की भाषा बनाने में हम सक्षम नहीं हुए। और ये दोष, ये त्रुटि, ये कमी जो है आज भी हमें खलती है, उसकी टीस, उसकी कसक हमारे हृदय में आज भी उत्पन्न करती है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां पर हजारों भाषाएं हैं, लेकिन देश को एक भाषा नहीं दे सकता। जैसे टूटे परिवार की कहानी हो, उस तरह से हिंदी की स्थिति बन गई है। क्यों नहीं हमारा स्वाभिमान हमारे भाषा को लेकर जागृत होता है? परिवार की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, प्रॉपर्टी की बात आ जाती है तो स्वाभिमान जागृत हो जाता है, कोर्ट में चले जाते हैं, अदालत में जा जाते हैं, भाई के खून का प्यासा बन जाता है, माँ बाप के खिलाफ भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार को तोड़ देते हैं। लेकिन राष्ट्र को हम परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है और उसकी भाषा के बारे में चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त भी यही मानसिकता सामने है कि अभी हिंदी उतनी सक्षम नहीं बनी। कुछ लोगों ने अपनी राय दे दी, मुंह में पाइप लगाने वाले या बड़े अमीर लोग जो है, शायद ऐसा लगता है कि उनके आर्थिक केंद्र अंग्रेजी से जुड़े हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन इस दुर्भाग्य का उत्तर 1980 में कोई दे नहीं पाया। इस पर राम मनोहर लोहिया ने बड़ा अच्छा काम किया, ताकि वे कहते थे कि यदि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है या उसे राष्ट्रभाषा बनाना है, नियम के तहत बाकानून उसे लेके आना है, तो हमें उसे प्रादेशिक भाषाओं के साथ जोड़ना होगा और प्रदेश की भाषाओं के जितने भी शब्द है उसे हिंदी में लेना होगा। मराठी के शब्द हिंदी में जाए, हिंदी के मराठी में आए, तेलुगु के शब्द हिंदी में आए, हिंदी के तेलुगु में जाए, तमिल के शब्द हिंदी में आए और हिंदी के शब्द तमिल में जाए। सब भाई भाई बनकर आपस में उभर कर आएंगे तो एक नया रूप या हिंदी का एक नया बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। तब देश की मानसिकता अपने आप कह उठेगी, चलो हिंदी हमारी है। उसमें आकाशवाणी ने बहुत बड़ा काम किया है। सुनील देवधर जी को मैं जानता हूं, जिनको मैं पढ़ाता भी हूं मेरी कक्षाओं में। प्रेमचंद पर उन्होंने रूपक आकाशवाणी पर प्रस्तुत किया था, आज भी उनका नाम है देवधर। आनंद सिंह का नाम बड़े बड़े प्यार से लेता हूं, क्योंकि उन्होंने 29 साल तक आकाशवाणी पर संचालन का कार्य किया है। आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी भाषा बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। आज भी मैं वो नाम नहीं भूला हूं, गिरिजा कुमार माथुर, जो हिंदी के महनीय कवि है, जिनकी जुबान भारत के घर घर में है। हम होंगे कामयाब, ये गीत समूह गान जो है भावांतर गीत है,
और ये भावांतर गीत भारत के घर घर में छोटा बच्चा भी बड़ी शिद्दत के साथ और प्यार से गाता है। नहीं भूलेंगे हम उस भाषा को। किसने कहा कि हिंदी सरल नहीं और सुबोध नहीं है? हिंदी सरल और सुबोध नहीं होती तो भारत का बच्चा बच्चा गाता नहीं उसे। कहीं ना कहीं हम हिंदी को समझने में भूल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम हिंदी को जानबूझ के जानना नहीं चाहते, ऐसी भावना कहीं ना समाज में दिखाई दे रही है। डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी, इनको नहीं बोला, मध्य प्रदेश से आते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, आकाशवाणी के लिए लिखते हैं, आकाशवाणी पर काम करते हैं। शीला अग्रवाल जी हैं, बहुत ही अच्छा संचालन करती है, हमारी बहन है बड़ी। मुझे ये लोग कभी पराये नहीं लगे। मुझे मध्य प्रदेश के लोग मुझे मध्य प्रदेश के लगे नहीं, वो मेरे अपने लगते हैं, शोलापुर के लगता हूं, क्योंकि मेरी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। यदि हिंदी आम लोगों के समझ में नहीं आती तो आजादी का आंदोलन कभी सफल नहीं होता हमारा। नहीं सुभाष बाबू के वाक्य भारत के जन जन में लहराते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यदि भारत के समझ में नहीं आती है बात तो संगठन बनता। हिंदी समझ में आ गई तो संगठन भी बन गया और देश स्वतंत्र होने में सफल भी हो गया। बाद में यह बात महात्मा गांधी जी ने उठाई कि चलो भाई हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाएं। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात गांधी जी ने उठाई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, आदरणीय हैं, समीक्षा नहीं करूंगा, टीका नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अपना जो पहला भाषण दिया लाल किले के ऊपर वो अंग्रेजी में दिया और यही मानसिक दुर्बलता आगे भी चलती रही हमारे आज के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। 1899 में स्वामी विवेकानंद लॉस एंजल्स में थे, लॉस एंजल्स में, और वहां पर एक अमेरिकी व्यक्ति उनसे मिले थे, उनसे साक्षात्कार हो गया और उस साक्षात्कार में दोनों में आपस में चर्चा हो गई। वो महानुभाव स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी से पूछा हाउ आर यू। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं अच्छा हूं, हिंदी में। उसके बाद उस महानुभाव ने सोचा कि चलो भाई लगता है कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती होगी, दिक्कत होगी, हम हिंदी में बात कर ले। टूटी फूटी हिंदी उनको भी आती थी और टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा देश कैसा लगा। स्वामी जी ने देख लिया उसका वो अंदाज, चलो भाई टूटी फूटी हिंदी में अमेरिकी आदमी बात कर रहा है, चलो हम भी। स्वामी जी ने कहा आई फील वेरी गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर संवाद है। सामने वाला व्यक्ति हड़बड़ा गया, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है कि जब मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं तो स्वामी जी हिंदी में उत्तर दे रहे हैं और जब मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, तो स्वामी जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। चलिए इस रहस्य को जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब तक तो मैं आपसे शुरू में तो मैंने हिंदी में बात की थी तो आपने मुझे अंग्रेजी में उत्तर दिया, और जब मैंने हिंदी में बात करने की कोशिश की तो आपने मुझे अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्या कारण है स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा जब आपने मुझे अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछा था तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का उत्तर दिया था। जैसे आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, मैं भी अपनी मातृभाषा का बहुत सम्मान करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे आजादी के लिए यही पंक्तियां अत्यंत क्रांतिकारी रही होंगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसा एक शिखर पुरुष, एक योद्धा सन्यासी अपनी भाषा का परचम विदेशों में सम्मान के साथ लहराता है, तो हम क्यों नहीं। हम तो उन्हीं की परंपरा के हैं। विवेकानंद मेरे बड़े भाई हैं, मैं मानता हूं और मुझे मानना चाहिए, ठोंक ताल के मानना चाहिए। महान हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं। जिस दिन हम यह अंदाज कहने का विकसित करेंगे ना, देश की हर एक भाषा हमारे लिए राष्ट्रभाषा होगी, हर एक होगी। हमारा अंदाज हमें बदलना होगा, हमें बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। यदि कोई अपनी भाषा का सम्मान करता है तो मैं क्यों न करूं।
और क्यों मुझे ऐसा लगे कि अंग्रेजी कहता हूं तो मैं बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है मुझे? मेरी भाषा, मेरी मां मेरे लिए सम्मान का विषय है। बात खत्म हो गई बात। यदि कोई मेरी मां के बारे में कुछ कहे, क्रोध आएगा ना मुझे? आएगा ना क्रोध? यदि मां के बारे में कुछ कहें तो क्रोध आता है, तो जिस मां ने मुझे वही भाषा सिखाई, उस भाषा के प्रति क्रोध क्यों ना आए? क्या उस वक्त हम अहिंसावादी बन जाते हैं? चलिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आ ही जाते हैं तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, समय के अभाव में मैं कुछ बातों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इसी वर्ष एक नई घटना हो गई है। नई शिक्षा नीति अभी आ रही है, दरवाजे पर है, दस्तक दे रही है। अगले साल से पूरे देश में उसका प्रारंभ हो जाएगा और हम सभी उसके प्रवासी हैं, हम लेके जाएंगे उसे आगे। लेकिन भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये औषध निर्माण की जितनी भी संस्थाएं हैं उसका अभ्यासक्रम हिंदी में शुरू किया है उन्होंने, और इस साल प्रारंभ हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने पहल की, नरेंद्र मोदी जी ने उनका साथ दिया और उन्होंने प्रारंभ किया। हो सकता है ये शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे कमियां सामने आएंगे, अभाव सामने आएंगे, उसमें और विकास होता जाएगा और विकसित होते होते निश्चित रूप से एक दिन हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहेगी। यदि हमें अंग्रेजी को प्रतिष्ठा देनी थी तो चांद्रयान को हम चांद्रयान नहीं कहते, मूनयान कहते हैं उसको। हमने चांद्रयान ही रखा है। हमारे वैज्ञानिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चांद्रयान को चांद्रयान ही रखा। बहुत बड़ा काम हुआ। धरती से लेकर गगन तक हिंदी भाषा पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है। यह भी कहीं ना कहीं मुझे देखना चाहिए, इसका मूल्यांकन सही ढंग से करना चाहिए और समाज के वर्गों तक पहुंचाने की आवश्यकता है उसको। हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाएं हिंदी में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कभी नहीं लगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मेरा सम्मान घट रहा है, ऐसा कभी भी नहीं लगा। बड़े पुरजोर के साथ बात करते हैं और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं। भारत से बेहद प्रेम करने वाला, अपने भाषा से बेहद प्रेम करने वाला आदमी आज हमारा प्रधानमंत्री। इस बात का गर्व भी हमें है क्योंकि वो हमारी भाषा की बात करता है। व्यक्ति कौन है ये बात अलग, लेकिन वो हमारे आत्मा की बात करता है, हमारे हृदय की बात करता है, आत्मीयता की बात करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और देशवासियों का सम्मान है ये कि जो हमारी भाषा को केवल अपने ही देश में नहीं विदेश में लेके जाता है। खुशी की बात तो मुझे तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदी में बात कर रहे थे। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ते समय वहां के भारतीय लोगों को रिझाने के लिए वे कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार। हिंदी में प्रचार किया था उन्होंने। हम क्यों भूल जाते हैं ये? हम क्यों भूल जाते हैं ये? नहीं भूलना चाहिए। जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत में 1990 के बाद, ध्यान से देख लीजिए, वे विदेशी संस्कृति को तो लेके आए हैं, लेकिन सामने से हिंदी का लेबल लगा के लेके आए हैं। ठंडा मतलब, समझे ना? भाषा हमारे दिलों तक पहुंच गई, ठंडा मतलब, लेकिन पिला रहे कोको कोला। कोको कोला नहीं पहुंचा हमारे हृदय में, बीमारियां आ गई उससे, लेकिन ठंडा मतलब शब्द हमारे हृदय पर प्रभाव करके चला गया। नमक भी बेचा लोगों ने, लेकिन नाम दे दिया अन्नपूर्णा नमक, है ना? किस भाषा में लेके आए भाई? हिंदी में करोड़ों रुपए कमाकर मल्टीनेशनल कंपनियां हाथी की तरह बन गई और अब भी हमें लगता नहीं कि हिंदी हमारे लिए रोजगार दे सकती है, पैसा दे सकती है, ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं है। हाँ, समय के साथ, समय के अनुसार हम नई नई शब्दावलियों का निर्माण करेंगे, नई शब्दावली अवश्य गढ़ेंगे। जब देश को जिस ढंग से आवश्यकता होगी उस ढंग से हम नए नए शब्दकोश बनाने लगेंगे। लेकिन एक बार अपनी भाषा का अभ्यास तो कीजिए, लेकिन एक बार अपनी भाषा को देख तो लीजिए। ढेर सारे कवि, ढेर सारे लेखक, ढेर सारे साहित्यकार, ढेर सारे उपन्यास हर वर्ष लिखे जाते हैं। मैं कहता हूं कि सारे उपन्यास हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम नित्य दिनक्रम में 2-4 अंग्रेजी वाक्य तो बोल सकते हैं। हमारा बजाज हम लेके आएंगे नहीं?
कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने हिंदी का सहारा लिया, चेहरा हिंदी का, लेकिन अंदर से सब विदेश। रामायण की बात आ गई, महाभारत, विदेश, देश विदेश व विश्व में सबसे ज्यादा रामायण और महाभारत का किस भाषा में पहुंचा भाई? 2 दिन पहले की बात है, युगांडा में गणपति की आरती कह रहे हैं, दिखाया मैंने उनको। युगांडा में गणपति की आरती कह, किस भाषा में? अपनी भाषा में कह रहे हैं युगांडा के लोग। और क्या चाहिए? यदि विदेशी लोग हिंदी भाषा और हमारी भाषाओं का महत्व समझ रहे हैं, तो हम कहां हैं भाई? मूल्यांकन होना चाहिए। थोड़ी मानसिकता बदल कर देखनी चाहिए, थोड़ा सा रोमानी हो जाए, थोड़ी करवट लेकर हम अपनी भाषा का अध्ययन करें, उसकी समीक्षा करें सही ढंग से। अंग्रेजी का अनुवाद करके हम हिंदी ना पढ़ें, हम हिंदी को हिंदी के ढंग से पढ़ें। मां को मां ही कहें, मम्मी नहीं, तब मुझे मेरी भाषा का महत्व समझ में आ जाएगा। एक नहीं कई बातें हैं। यदि मैं 1000 वर्ष पूर्व का इतिहास लेके आऊं तो बहुत सारे कवि निकल के आएंगे। जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता था, चंद बरदाई जैसे कवि मेरे सामने आ जाते थे। सबसे पहले प्रयोग करने वाले कवि अमीर खुसरो मुखरियों को लेकर मेरे सामने आते थे, पहेलियों को लेकर मेरे सामने आते थे, सुकून को लेकर मेरे सामने चले आते थे। भाषा सरल और सुबोध की बात जब आई तब मेरे सामने, कल मैं एक लेख पढ़ रहा था और पढ़ते समय मेरे सामने सबसे ज्यादा भाषा को सरल करने का कार्य भारत में किसने किया है? उस संतों ने किया है। कबीर की भाषा देश के किस आदमी के समझ में नहीं आई? हाँ, हालांकि कबीर पर जब पीएचडी होती है तो कबीर के रहस्यवादी की पंक्तियां आज भी समझ में नहीं आती, वो बात अलग। लेकिन कबीर की भाषा आम लोगों के समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ। कबीर को लोगों ने खूब समझा और मानवता का पुजारी कहा कबीर को। मीरा की भाषा राजस्थानी, उसका रंग ढंग किसके समझ में नहीं आया? अपनी भाषा में मीरा ने कहा कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, कितने नहीं समझ। मीरा और मीरा का प्रेम और राजस्थानी और हिंदी सब कुछ लोगों तक पहुंच गया। किसने कहा कि हिंदी नहीं पहुंची है भाई? गांव गांव के मेंढ पर जाकर देखिए, लोग हिंदी गाने गुनगुनाते हैं और कोई गाने मुख में आते ही नहीं है। फिल्मी दुनिया ने हिंदी को बहुत दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया, विदेशों में फिल्म देखी जाती है, आज विदेशी फिल्में हिंदी में अनुवाद होकर आ रही हैं। और क्या चाहिए? और हिंदी को, अंतिम बात कह के मैं रुक जाता हूं समय के अभाव में, और दूसरी बात बता दूं, 4-5 साल पहले हिंदी पढ़ेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के दुर्बल मानसिकता भी सामने आ जाती है। एक उदाहरण देता हूं, राजचंद्र मौली जी जिन्होंने बाहुबली फिल्म लिखी जी, कितना कमाया जी? हिंदी में ही लिखी थी ना फिल्म, दृश्यांकन भी भारत का ही था ना, कितना कमाया भाई? वो फिल्म हिंदी थी, टॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, सॉरी हॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, हिंदी में ही लिखी थी। बाहुबली भाषा हिंदी ही थी, आज भी उसके संवाद मुख पर हैं। दीवार फिल्म का डायलॉग अभी तक नहीं बोले, क्या है तुम्हारे पास? मां है मेरे पास। बोले नहीं ना, हिंदी में ही था ना। रोमांच खड़े हो जाते हैं शरीर पर, बदन पर, यदि हम हिंदी में बात करने लग जाते हैं। नरेंद्र मिश्र की कविता सुनिए, चित्तौड़गढ़ के राजा पर रतन सिंह, रावल रतन सिंह पर खड़े हो जाएंगे हाथ में खड़ग लेकर आदमी, और अपनी भाषा का लहजा उसके समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मिश्र की कविता हम पढ़ते हैं, एक नहीं कई उदाहरण है। हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ते हैं, अमिताभ बच्चन आज भी उन्हीं की कविता दोहराते हैं। सोहनलाल द्विवेदी की कविता अभी तक नहीं भूले, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन भाइयों, कोशिश तो कीजिए ना, करने से पहले हार क्यों मानते हैं? इसलिए आने वाले समय में ठोक ताल के कहूंगा, विश्व की तीसरी भाषा नहीं, विश्व की पहली भाषा अपने आप, यदि हम पीछे हट भी जाएं तो आम जनता की वो शक्ति बनकर उभर कर आएगी। जैसे आजादी के आंदोलन में हिंदी शक्ति के रूप में उभर के आई, आजादी के रूप में उभर के आई, तो नए जमाने में, नए युग में एक नव निर्माण के रूप में हिंदी उभर कर आएगी। और यही हिंदी का एक विकसित, अपना और आत्मीय स्वर होगा, आत्मीय भाव होगा। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। एवढं जबरदस्त भाषण झाल्यावर आपण तो आज बहुत ही अच्छा संबोधित किया सर ने, प्राध्यापक शिवराज पाटिल सर ने, और हिंदी कितनी सहज भाषा है इसके बारे में हमें जानकारी दी। वैसे तो हम सुबह से शाम तक बहुत सारे हिंदी गाने तो सुनते ही हैं,
टीवी सीरियल्स देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हिंदी से ऐसा नाता तो जुड़ा हुआ है। और थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा उसका सराव करें तो वो सही ढंग से हम अवगत कर सकते हैं। आज तो यहाँ के उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं उनसे आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद।